नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पर एक बार पुनः स्वागत है। हम एक बार फिर आप सभी से मुखातिब हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री जहीर अहमद जी के साथ, और विभिन्न मुद्दे जो कि कर्मचारियों से संबंधित हैं उन पर बात करेंगे। और जो प्रमुख उद्देश्य है वह उद्देश्य है पीछे जो हमारे लीडर्स की, हमारे शीर्ष नेतृत्व की मैनेजमेंट के साथ जो अप्रैल मंथ में 8 अप्रैल और फिर 14 जून को जो पीरियडिकल मीटिंग हुई थी शीर्ष मैनेजमेंट के साथ, उसके जो मिनट्स आए हैं 4 जुलाई को, उस पर हम लोग विस्तृत पर चर्चा करेंगे, जिसमें कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं सम्मिलित किए गए हैं। और यहां एक सवाल आ सकता है कि 2 पीरियडिकल मीटिंग थी तो उनके बीच ये समय कैसा रहा और ये उसकी जो 1 मिनट्स कैसे आए, तो उसमें मैं यहां क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि दरअसल आप सभी को पता है कि ईडीपी स्तर के जो हमारे अधिकारी हैं उस लेवल पे चेंजेस हुए हैं। इस दौरान जो हमारे मूलभूत मुद्दे थे उन मुद्दों का क्या स्टेटस है और उनका क्या जवाब है, उसमें उतनी क्लैरिटी थी नहीं मैनेजमेंट साइड से। यही वजह थी कि मैनेजमेंट ने एक बार पुनः 8 अप्रैल के बाद 14 जून को एक बार पुनः हमारे नेतृत्व को से संपर्क करके पुनः एक बार मीटिंग आयोजित करवाया, जिससे जो विभिन्न मुद्दे हैं उनकी यथास्थिति क्या है और हमारे जो है उसकी नीति और दिशा क्या होनी चाहिए उस पर क्लैरिटी आ सके। यही वजह थी कि उसमें कुछ विलंब हो पाया। अब बात करते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। आप देख रहे होंगे विगत 2-3 दिनों से हमारी टीम बीकेएमजे संघ, जो हमारे कॉमरेड्स हैं, हमारे साथी हैं, लगातार स्लाइड या आप कह लें पोस्टर के माध्यम से जो है एक एक मुद्दे के ऊपर सोशल मीडिया व्हाट्सएप में ये जो है प्रेषित किया जा रहा है कि उस पर क्या एजेंडा पॉइंट्स में क्या आउटकम निकल के आया है। 2 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आप सबको वो चीजें, वो स्लाइड नहीं दिखी होगी। एक बंचिंग है, एक एनुअल इंक्रीमेंट है। उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि बहुत ही गंभीर और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है हमारे कर्मचारियों के लिए, हम सभी भाइयों के लिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको हम लोग छोड़े। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे होटल लीज और आपका जो है टीए3 भाइयों जो स्टैग्नेशन का मुद्दा है, उन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे, चाहे रेगुलेशन 19.1 हो या 22(2) हो, सारी मुद्दों पर बात होगा। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे टीए3 भाइयों का जो स्टैग्नेशन का मुद्दा है सर, उसकी क्या यथास्थिति है और एजेंडा पॉइंट्स में हालांकि मैं पुनः एक बार ये बताना चाहूंगा, आपके तक भी हो सकता पहुंची हो चीजें, ये कि दावे बहुत हैं मार्केट में दावे बहुत हैं और उनके भी दावे हैं जिन्होंने कभी जो है किसी रास्ते से गुजरते हुए दीवार को छू भी दिया हो, वो मतलब है वो छुए हो टेक लेने के लिए, लेकिन उनका ये दावा हो गया दीवार हमने बनाई, ऐसे दावे चल रहे हैं। हालांकि टीए3 भाइयों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन दावे अभी से प्रारंभ हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या स्टैंड है, और हम सभी जानते हैं कि एक जो कमेटी बनी थी उसकी जो है उसके निर्माण में हम लोग की क्या भूमिका रही है एज ए यूनियन। न सिर्फ बीकेएमजे संघ के कॉमरेड्स, मुझे लगता है जो टीए3 भाई हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि आपके स्तर से हमेशा ये प्रयास रहा है कि अगर उनकी समस्या है तो उनकी भी नुमाइंदगी उस मीटिंग में हो। ऐसा ना हो कि हम लोग उनको आके बताएं कि जन्नत की हकीकत क्या होती है, वो खुद अपने आंख से देखें। तो एक बार हमारे सभी टीए3 भाई ये जानना चाहेंगे आपके मुखारबिंद से कि क्या यथास्थिति है और कब तक कैसे क्या डेवलपमेंट की उम्मीद करते हैं सर। धन्यवाद आशीष जी। आप द्वारा जो इस मुद्दे को यहाँ आज आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों तक जो लाने का दोबारा से प्रयास किया जा रहा है, ये हमारी जो कोशिशें हैं एम्प्लॉयज़ के जो है हित में, जो बीकेएम के संघ की कोशिशें हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये भी है कि उन कोशिशों को अपने एम्प्लॉयज़ के एक एक जो आखिरी पंक्ति में एम्प्लॉय खड़ा है उस तक वो पहुंचाना भी ज़रूरी है कि हमारे प्रयास क्या रहे हैं और क्या उनके रिजल्ट्स हैं, कहाँ हम जो है सफल हो रहे हैं, कहाँ हम विफल हो सकते हैं।
तो इन सब हर एक छोटी बड़ी चीज की जानकारी एम्प्लॉय के तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। और उसकी एक खास वजह यह भी है कि जब आप एक बड़ा युद्ध लड़ रहे हो और आपके जो सैनिक हैं जो आपके साथ जो है उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अगर उनमें बीच में अगर आप अपने सैनिकों तक आपकी पहुंच नहीं है, तो बीच में हो सकता है कि सैनिकों के बीच में कोई अलग एजेंडा लेकर कोई व्यक्ति आए और वो अपनी बातें उनके कान में कहना शुरू कर दे और अपनी जो लीडरशिप है जो सेनापति के तौर पे काम कर रही है उसके खिलाफ कर दे। तो पता चला कि आप जो युद्ध लड़ सकते थे, जो जीत सकते थे, उसको आप हार जाते हैं। ऐसी चीजों से बचना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये जो मुद्दा आपने यहाँ पे उठाया है TA3 का, जो स्टैग्नेशन का मैटर है, मैं ये कहता हूँ कि इसमें आज ये सिचुएशन ये है कि वो जो हमारे TA3 जो एम्प्लॉयज हैं उनके सामने ये एक दिक्कत है सबसे बड़ी कि वो स्टैग्नेट हुए हैं। और ये दिक्कत एक सर्विस कंडीशन की वजह से है जिसके जिसके अंतर्गत हर वो व्यक्ति आएगा जो जो इस सिचुएशन में कल को आकर फंसेगा। और अगर हम एम्प्लॉय हैं, जैसे अगर आप पीछे जाकर के देखें तो किसी जमाने में डिपो कैडर के साथ ऐसा हुआ करता था। आज TA3 जो है जिस चीज को झेल रहा है, कल वो दूसरा कैडर उस चीज को झेलेगा। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक कैडर दूसरा कैडर जो है एक दूसरे के साथ जो है आगे पीछे फंसता चला जाता है। और हमें एक जब हम लीडरशिप के तौर पे देख रहे हो, अगर हमें अगर जो है ये एक मौका मिलता है ईश्वर की तरफ से कि हम उस पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो ये फोकस होना चाहिए कि हम समाधान वो ढूंढें जो समाधान हमें बहुत लंबे जो है दूरी तक, बहुत लंबे समय तक और बहुत लार्जर इंटरेस्ट पे जो है लोगों के लिए जो है फायदेमंद जो है होना चाहिए। तो जब बात आती है TA3 के स्टैग्नेशन को दूर करने के लिए, मैं फिर कहता हूं कि ये इन लोगों की लड़ाई जो हमारे TA3 एम्प्लॉयज थे, स्पेशली नॉर्थ जोन में, दूसरे जोन में भी, तो वहां पर क्या है कि इन लोगों की जो एकजुटता रही है, मैं इसको बहुत बहुत जो है सराहता हूं इन लोगों की एकजुटता को। और उसके बाद इन लोगों ने जो अप्रोच किया वीकेंड के संघ को, उनका विश्वास था। और उसी विश्वास के साथ जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था, हमारी इस टीम ने फरवरी में सबसे पहला जो लेटर, मुझे लगता है कि सबसे पहला जो जनवरी की लास्ट में ही शायद जो है सबसे पहला लेटर जो है इस मुद्दे के ऊपर हमने उठा करके मैनेजमेंट से वार्ता शुरू कर दी थी। और समय समय पर जब भी मैनेजमेंट के साथ जिस भी पटल पे बात हुई है, जो आपने कहा कि अभी जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो है वहां पर हम लोगों ने ले जाकर के उस कंसर्न एम्प्लॉय को भी ले जाकर के बैठाया जिस जो ये देख सके अपनी आंखों से कि किस तरह से हमारा ये प्रयास जो है लगातार उनके फेवर में कहीं से भी कोई कमी न रखते हुए जो है लगातार जारी है। तो आप देखोगे जब भी पीरियोडिकल मीटिंग हुई है तब तब जो है हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन रखा एज अ मेंबर, उनको ले जाकर के वहां पर बैठाया। और इसकी एक खास वजह यह थी कि वो दो चीजें देखेगा। पहला, वो ये देखेगा कि उसके मामले को यूनियन किस स्तर से जो है देख रही है। दूसरा, वो खुद भी तैयार होगा इस बात के लिए, क्योंकि देखिए आज मैं ये कहता हूं ये मैटर एक ऐसा है जिसमें जो जो फंसा हुआ है उसको ये लग रहा है कि वो समस्या है, लेकिन समस्या सिर्फ वही समस्या नहीं जिसको हम देख रहे हैं। इस पूरे निगम के अंदर हजारों समस्याएं हैं। एज ए एम्प्लॉय, आप चाहे वो टीए हो, चाहे आप डिपो हो, चाहे आप जो है दूसरे कैडर्स हो, अकाउंट्स का हो, मूवमेंट का हो, जनरल का हो, कोई भी कैडर को आप उठाकर देखेंगे, हर कैडर एक एम्प्लॉय के तौर पर जब यहां काम कर रहा है तो सबसे पहले उसको एज एन एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में जो चीजों का सामना करना पड़ता है, एक लीडर को उस सारी समस्याएं, चाहे वो किसी भी कैडर का हो, उसको उस नजर से देखना होगा और एक परिवार के तौर पर इसको जो है देखते हुए इसका जो है समाधान ढूंढना होगा। तो यहां पर उनको ले जाने का जो दूसरा मकसद था, उनको एज ए लीडर तैयार करना। कल को देखिए कोई जो है ये जो जिस सीट पे आज मैं बैठा हूं, जिस सीट पे आप बैठे हो, यूपी जो आप देख रहे हो, जो हमारी टीम जो देख रही है, ये सारी चीजें क्या हैं, हम व्यक्ति जो हैं, हम तो एक टेम्परेरी हैं कि हम आज हैं कल कोई दूसरा होगा। जो ये पोस्ट है, जो ये संस्था है, ये संस्था तो हम जब तक ये डिपार्टमेंट है तब तक ये संस्था रहेगी, ये पोस्टें रहेंगी, इन पोस्टों के माध्यम से आदमी आता रहेगा, लीडरशिप करता रहेगा। तो हमें तो ये तैयार करना है उन लोगों को भी एक सेकंड लाइन कि हमारे हटने के तुरंत बाद इस डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजमेंट को यह मौका ना मिले कि इन जो है एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करने वाले लोग नहीं हैं तो वो अपनी मनमानी कर लें। ऐसी ऐसी चीजें हमें नहीं पैदा करनी है। तो हम समय समय पर ये कोशिश करते हैं कि लीडरशिप भी जो है अपने अंदर एक गुण जो है लीडरशिप का वो भी तैयार होता रहे, क्योंकि जब वो लड़का जो भी वहां पर जैसे अंकित आया
जैसे कि हमारे राजपाल जी आए, जब इन लोगों ने जब यहाँ बैठते हैं इस मीटिंग में, तो मीटिंग में सिर्फ यही मुद्दा डिस्कस नहीं हो रहा, वो शुरू से मीटिंग को देखना शुरू करते हैं। जब वो देखते हैं कि समस्याएं इन इस समस्या के साथ साथ वो भी समस्याएं डिस्कस हो रही हैं और किस तरह से हो रही हैं, तो वो उसका पार्ट बनते हैं। जब वो पार्ट बनते हैं तो फिर वो धीरे धीरे अपने आप को उस चीज के लिए भी तैयार करते हैं। ये समस्या का समाधान तो आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा, लेकिन क्या ये समस्या का समाधान होने के बाद समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं। तो उसके लिए भी हमें जो है एक तैयार होना पड़ेगा और नेचुरली तैयार करना पड़ेगा इस बात को। तो यहां पर जो TA3 का मुद्दा था, वो पीछे जब 8 अप्रैल को ये डिस्कशन हुआ, सबके सामने है स्लाइड, उस दिन दिखा दी थी मैनेजमेंट ने। हमारी कोशिशें जो थी, मैनेजमेंट ने उसके ऊपर अपनी कमेटी जो है वो गठित कर दी। सारे कैडर्स को जो है जो सारे कैटेगरी में भी, देखो ये एक चेन है, स्टैग्नेशन को खत्म करना है तो आपको सारी कैटेगरी के स्टैग्नेशन को खत्म करना होगा। तो जब चेन बनती है तभी जो है चीजें, वरना आप विद इन कैटेगरी 3 अगर आप बदल जाओगे तो कुछ नहीं बदल पाओगे। आप प्रमोशन जारी नहीं कर सकते किसी को इस तरह से कि आप वैकेंसी कहां से लाओगे जब तक आप ऊपर के स्टैग्नेशन को नहीं खत्म करोगे। तो ये जो एक पूरी चेन है, तो मैनेजमेंट ने इन यहां मैं तारीफ करूंगा कि ये TA3 की ही लड़ाई थी जिसकी वजह से ये सारे लोगों के लिए कल को फायदा हो सकता है, सारे कैडर्स में सबको फायदा होगा, सारी कैटेगरीज में सबको फायदा होगा। तो मैनेजमेंट के साथ ये जो आज जिस स्टेज पर हम आके खड़े हैं कि वो उसने कमेटी गठित कर दी। अगस्त के महीने में जो हमने उनको एक दूसरा प्रपोजल दिया, देखिए सिर्फ रेशियो रिवीजन करके ही इसका समाधान होगा, ये भी एक जो है परमानेंट इलाज नहीं है। हम देख रहे हैं कि रेशियो रिवीजन आज की डेट में जो एम्प्लॉयज हमारे सामने हैं उनके हिसाब से रेशियो रिवीजन करके हम जो है उनका प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या ये जो है प्रमोशन उनको जो है उस तरह से प्रमोशन फिर दिला पाएगा ये रेशियो? फिर हो सकता है फिर कल को दूसरी डिमांड होगी कि रेशियो फिर से रिवाइज किया जाए, ये भी आएगा। तो ये परमानेंट इलाज नहीं था, लेकिन फिर भी इस जो है प्रपोजल के साथ साथ हमने दूसरे प्रपोजल को भी उनके सामने रखा। ये हमारी जो है TA3 के जो भाई आए थे दिल्ली, उनसे डिस्कशन के बाद हमने अगस्त के महीने में ही मैनेजमेंट के सामने फंक्शनल अपग्रेडेशन का मामला उनके सामने रखा। और फंक्शनल अपग्रेडेशन एम्प्लॉयज के भी मनोबल को बढ़ाता है, फंक्शनल अपग्रेडेशन डिपार्टमेंट को भी मजबूत करता है। तो इस बात को जब 8 अप्रैल की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में भी जो है हमारे दोनों भाई वहां मौजूद थे, उसमें ये बात मैनेजमेंट ने खुद स्वीकारी है कि फंक्शनल अपग्रेडेशन जो है वो दोनों ही पक्ष के लिए बहुत अच्छी चीज है और हमें इसके साथ हमें जाना चाहिए। तो अभी प्रिंसिपली मैनेजमेंट इस बात के लिए तैयार है। और जब आप मिनट्स भी देखते हैं तो मिनट्स में इस बात को उन्होंने, जब हमने अपने एजेंडा में जब इस बात को दिखाया है कि हमने आपको फंक्शनल अपग्रेडेशन के लिए दिया था, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने अपने मिनट्स में इस बात को मेंशन किया है कि जो यूनियन का इस पर सुझाव है वो जो है वो कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये 8 अप्रैल को ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की थी। और फिर आपको बताऊं, अभी पीछे अंकित भी गया था और साहू साहब से वो मिल करके भी आया है, और उसकी भी सूचना के आधार पर मैं अगर ये बात कह दूं, एक मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, एक मीटिंग इस महीने जो है मतलब आपकी प्रपोज है कि होनी है मीटिंग, और बहुत जल्द, जहां तक है कि इसी साल के अंदर जिसमें एक इतना बड़ा फैसला जो है कर्मचारियों के सामने आएगा, जिसकी वजह से सिर्फ TA3 नहीं, पूरा का पूरा जो है हमारे जो डिपार्टमेंट के अंदर जहां पे भी स्टैग्नेशन होगा, वो सारे स्टैग्नेशन से अपने आप को जो है वो राहत महसूस करेंगे कि उनको बहुत बड़ी राहत मिली। और फिर मैं ये कहूंगा कि जो इस पूरे मसले में आप जहां से एपिसोड शुरू हुआ है वहां से लेके आज जहां पर हम खड़े हैं, इस बीच में आप दुकानें लगेंगी, लगती भी हैं और लगाते भी हैं लोग, ठीक है। बिना नाम लिए मैं कहूंगा कि एक आदमी ने कह दिया कि मैं वहां गया इस वजह से हो गया, एक आदमी ने कह दिया कि जो है मैंने सुबह लेटर दिया शाम को हो गया। तो ये सब चीजें अभी अभी हो सकता है कोई दूसरा भी बंदा निकल के आ जाएगा, वो भी ये बात कह देगा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें, मुझे, अपनी टीम के साथ मैं इस बात पे जो है खुश हूं कि जो हम लोगों ने प्रयास किए थे वो प्रयास हमारे सफलता की तरफ है, और भविष्य में हमारे जो है ये सफलता जो होगी वो जब जैसे ही उनको वो राहत मिलती है, हमारे अंदर की जो खुशी है, बस वही हमारे लिए सबसे बेहतर जो हमको रिवार्ड है इसका, वही हमारे लिए है। और जो व्यक्ति इसमें इस बात का जो है श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं, उनकी अपनी सच्चाइयां हैं, और मैं क्योंकि वो यूनियन चला रहे हैं तो उनको ये यहां पर आकर के मैं एक एक की सच्चाई बताना शुरू कर दूं, ये चीज यूनियन को जो है
क्योंकि वो यूनियन के नाम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। तो जब तक वो यूनियन के साथ जोड़ते हैं, मैं इसीलिए ज्यादा बोलता नहीं हूं। जिस दिन वो अपने आप को थोड़ा सा इंडिविजुअल दिखाएंगे, उस दिन मैं उनके नाम के साथ उनकी सच्चाई को भी बताऊंगा। और जहां तक अपने जैसे बंचिंग की बात कही थी, बंचिंग के लिए मैं अभी आपको अपडेट करता हूं, लेकिन यही व्यक्ति जो आज कह रहा है कि उसका जो सीएलसी में जो है वो मामला ले जाने के बाद, सीएलसी में मामला ले जाने के बाद ये जो है कमेटी बनी है और उनका पूरा श्रेय है, वो व्यक्ति आज हमारे पास ईमेल पड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, ईमेल तक है मेरे पास कि आपके बंचिंग जिस टाइम पर हमारा एमओयू साइन हुआ था, वही व्यक्ति कह रहा था कि बंचिंग जो है वो नहीं मिल सकती है। बंचिंग का क्लॉज कैसे डाल दिया इन लोगों ने? आप सोचिए, ये सोच है, ये एम्प्लॉइज के साथ जो है धोखा करने की सोच है। आप कैसे कह सकते हो कि बंचिंग नहीं मिलेगी? ठीक है, तो इस पे जो है अभी हम यही आश्वस्त करते हैं अपने लोगों को कि इसमें जो है धैर्य के साथ बैठे, अपनी यूनियन पर विश्वास रखें और निकट भविष्य में बहुत जल्द इसके ऊपर जो फैसला आएगा, वो फैसला उनको जो है इतनी राहत तो दे ही देगा कि जो आज जो जिस उसमें कंडीशन में है, जो एक डायलेमा कह लीजिए, एक ट्रॉमा जो है कह लीजिए कि किसी एम्प्लॉय के साथ है कि वो प्रमोशन, जिसको प्रमोशन नहीं मिला है, तो वो उस चीज से अपने आप को बाहर पाए। जी, इसी जो मिनट्स आए हैं, इसी में एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है कैटेगरी 4 के जो कंपनसेट अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि एबॉलिशन जिनका कर दिया जाना था इन मैनेजमेंट की तरफ से कैटेगरी 4 पोस्ट की, तो वो एक समस्या थी, गंभीर समस्या। उस पर क्या यथास्थिति है सर? आशीष जी, जो ये आपका क्वेश्चन है कंपैशनेट जो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, इसके लिए आप लोगों ने जो है पीछे भी एक वीडियो पूरा बनाया हुआ था और हमने अबॉलिशमेंट जो ये मैनेजमेंट का एक प्रपोजल था जिसको ऑलरेडी बीकेएन के संघ ने डिनाइल किया था, जिसके ऊपर उसके बावजूद भी मैनेजमेंट ने उस प्रपोजल को बोर्ड के सामने यूनियन के स्टैंड को पूरी तरह से न रखते हुए बोर्ड से अप्रूवल करा करके मिनिस्ट्री को भेजा था। ये सारा आपको एपिसोड सारा पता है। और अभी तक जो, फिर मैं कहूंगा, जो श्रेय लेने वाली जो एक पूरी टीम है, उसमें से कोई भी आज तक निकल के ये नहीं आया वो ये कहने के लिए कि अबॉलिशमेंट जो एफसीआई ये करने जा रहा है ये गलत है, इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज नामुमकिन होगी उसमें कोई हाथ नहीं डालेगा। ये एक सबसे बड़ा जो है, एक जो है इनके लिए मुझे जो है बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों पे कि जो अपने आप को यूनियन से जोड़ करके अपने नाम को लगा करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुद्दों पर वो शांत क्यों होते हैं? उनकी तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं निकलता है? जबकि ये पूरी व्यवस्था बदलने का जो है मामला है कि ये अपने आप में जो है एक सोचने का विषय है। लेकिन फिर भी जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हमें निभाना है और उसके लिए हम कभी पीछे नहीं है। अबॉलिशमेंट का जब मामला पहली बार मैनेजमेंट लेकर के आई थी यूनियन के सामने, यूनियन ने वहां पर डिनाई किया था, उनके उनके स्टैंड को बिल्कुल खारिज कर दिया था अपनी तरफ से कि भाई हमें इसके लिए तैयार नहीं है। और हमारे कुछ उसमें अपने जो है पक्ष था, यूनियन का जो पक्ष था उसको रखा गया उस पूरी मीटिंग में। 6 जनवरी 2023 को ये मीटिंग हुई थी हेडक्वार्टर्स में, और वहां के बाद मैनेजमेंट ने जब ये प्रपोजल भेजा था तो सबको एपिसोड में बता चुका हूं ऑलरेडी, आपके पास पूरा रिकॉर्ड है वो। उसके बाद जब अब जो है आज की कंडीशन में जब हम देख रहे थे, जो हमारे पास लगातार जो कैटेगरी 4 के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं, जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से जो रिलेटेड जो मतलब जो लोग हैं वो हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं, क्योंकि वो उनके परिवार का कोई व्यक्ति इस डिपार्टमेंट में नौकरी में था, उसकी डेथ हो गई और असमय डेथ होती है, और उसके बाद उसको जो नौकरी मिलनी थी वो नौकरी एफसीआई मैनेजमेंट ने नहीं जारी की। ये पूरा जो है उनकी नौकरी का अगर हम टाइम देखते हैं कि कब से एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो दिखता है कि 15 से 20 साल 25 साल हो चुके हैं, उनको अभी तक नौकरी दी नहीं गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय था। और अभी तक तो ये मैनेजमेंट की तरफ से कहा जाता रहा उन लोगों से कि भाई आपको हम नौकरी दे देंगे, वैकेंसी आने दीजिए, हम आपको नौकरी दे देंगे। और आज जब मैनेजमेंट इस तरफ जा रही है कि वो एबॉलिशमेंट की तरफ जो है एबॉलिशमेंट करने जा रही है, अब देखिए यही एक जगह होती है जहां आपको मैनेजमेंट को जगाना है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उससे क्या क्या नुकसान होने हैं डिपार्टमेंट के लिए। जब हमने मैनेजमेंट को यह बताना शुरू किया कि जो एबॉलिशमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको
जो है ये बात करने के लिए, अबॉलिशमेंट करने के लिए आप बाध्य हो गए हैं, आपको करना है, आप अपने प्रोसेस पे जा रहे थे, तो आप कम से कम पहले, सबसे पहले उन परिवारों को जो है ध्यान में रखिए, जो परिवार आपका 15 साल से इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको नौकरी देंगे, 20 साल से इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको नौकरी देंगे। उनकी एप्लीकेशंस का क्या होगा अगर आपने वो एबॉलिशमेंट कर दिया? जब आपने वो पूरी वैकेंसीज खत्म कर दी, तो अब जब वहां वैकेंसी ही नहीं होगी, तो अब आपका जो वादा था एम्प्लॉयज के साथ कि आप उनको नौकरी दे देंगे, वैकेंसी आएगी, तो वो वादा कैसे पूरा होगा? जब मैनेजमेंट को हमने इस दिशा में बात करनी शुरू की, तो तब मैनेजमेंट को ये लगने लगा कि हाँ, ये दिक्कत है। फिर उन्होंने पूछा कि कितनी एप्लीकेशंस ऐसी हैं। तो जब हम लोगों ने जब इसका पूरा जो है डेटा निकाला है, तो लगभग 1700 एप्लीकेशंस हैं। आप समझिए 1700 परिवार प्रभावित हैं इस अपॉइंटमेंट ना जारी होने की वजह से। वो 1700 परिवारों के लिए को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई है, वो लगातार हम लड़ रहे हैं। 8 अप्रैल को भी इस पे लगातार जो है बहस थी, जारी थी। 14 जून को जो मीटिंग हुई थी, मैंने उसका एक मैसेज भी जो है डाला था व्हाट्सएप पे। वो 14 जून की मीटिंग में मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया इस बात को कि हम इस दिशा में जो है काम करेंगे कि उनको हमें किस तरह से न्याय दिलाना है, कैसे हम न्याय दिला सकते हैं। और जब आप मिनट्स देखेंगे, तो मिनट्स में भी उन्होंने वो रास्ता तलाश करने की बात कही है मैनेजमेंट ने, जहां पर उन्हें राहत दी जाएगी। तो ये अभी लड़ाई हमारी जो है वो पॉजिटिव दिशा में है, और हमारी जो उम्मीदें हैं, जो हमें अपनी लड़ाई, अपने ईश्वर पे विश्वास है, इस चीज को हमने ध्यान रखते हुए कह सकते हैं कि ये 1600 जो परिवार हैं, उनको न्याय अवश्य मिलेगा। जो भी समय लग जाए, उस पर ईश्वर का जो कंट्रोल है, लेकिन बहुत जल्द हम कोशिश होगी हमारी कि जल्द से जल्द उनको ये न्याय मिले, और उनको जो है नौकरी जो है वैसी मिल सके, सम्मान के साथ, जैसी उनको मिलनी चाहिए। साथ में एक चीज और है कि वो इधर उधर भी ना भटके, नहीं तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और सर, मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो जो 1600 एप्लीकेशन, जिनकी 1600-1700 एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं सर, वो भी हमारे परिवार हैं। ये अलग चीज है कि जैसे सर ने कहा कि जो असंभव सा मुद्दा लगता है, वहां कोई उसके पास फटकता भी नहीं है, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। ये जो मुद्दा है कंपनसेट अपॉइंटमेंट्स का, तो मुझे लगता है लोगों के पास ये जग जाहिर है, अगर कंपनसेट अपॉइंटमेंट का वो सी भी बोलते हैं, तो कोई चीज, उनकी पुरानी चीजें निकल के घूमने लगती हैं। आप सब जानते हैं किस चीज को मैं कह रहा हूं। और मैं साथ ही साथ जो हमारे भाई बहन, हमारे ही बीच के जो डिपेंडेंट रहे हैं, हमारे बीच के जो कर्मचारी भाई रहे हैं, अब नहीं रहे इस दुनिया में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ बीकेएम के संग लड़ रही है। बस एक निवेदन है कि आपकी स्थिति, जिनके ऊपर आप निर्भर थे, आज आपके बीच, हमारे बीच वो नहीं है, तो वैसे ही बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इधर उधर किसी के चक्कर में पड़ करके अपना शोषण मत करवाइएगा, इन सब चीजों से दूर रहिएगा, क्योंकि भूतकाल में ऐसी चीजें सामने आई हैं, यदा कदा वो ऑडियो वायरल हो ही जाती है। तो सावधान रहिएगा, हमारा ये उद्देश्य है। किसी के ऊपर मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, बस सावधान रहिएगा। एक अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि हमारे एजेंडा पॉइंट्स के बिंदु में जो है उसमें था मिनट्स में, और लोगों द्वारा ये फोन भी कर करके पूछा जा रहा है, चलिए 22/2 तो हाहाकार मचाया था, ये 19/1 क्या है, इसको आप लोग इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? इसमें अब तक किसी की क्या कोई भैंस छोड़ दी, या किसी, मतलब क्या इंपैक्ट डाल सकता है जो अभी तक डाला नहीं? आप लोग इसको क्यों इतना जो है ग्रेविटी के साथ परस्यू कर रहे हैं? तो एक तो ये सर क्लियर कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, या जो लीडर्स की आने वाली जो पौध है, वो भी समझे इस मुद्दे को। आशीष जी, जो आपने ये अभी 19/1 का जो सवाल पूछा है, और 22/2 को साथ उसको जोड़ते थे, जब दोनों को साथ देखेंगे तो शायद जो है इसकी जो ग्रेविटी है, तो आप समझ पाएंगे। अभी 22/2 का जब मैनेजमेंट ने उसका एग्जीक्यूशन शुरू किया था, पीछे जो आप पिछले साल से आप देख रहे थे, तो एक हाहाकार मचा, और उस हाहाकार में लोगों को लगने लगा था कि इस डिपार्टमेंट में क्या नौकरी अब 60 साल की है भी या नहीं है। सबने अपना अपना सोच लिया था कि हम ये डिपार्टमेंट में पता नहीं कोई 50 साल पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या 30 साल की सर्विस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये अपने आप में जो एक ऐसी चीजें हैं, देखिए डिपार्टमेंट
कोई भी होगा, जहाँ पे हम काम करने आए हैं, हम नौकरी ही करने इसलिए आए हैं क्योंकि हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना है, कोई भी व्यक्ति है। और यहाँ से जो सर्विस करते हुए इंसान जो सैलरी पाता है, उससे अपना पूरा परिवार का एक संरचना जो तैयार करता है। आप जब कोई व्यक्ति, अब एक एक मामला बना दिया जाए कि अभी आप आते जाते जो है जैसे अभी आप अपने घर से चलते हैं और यहाँ तक पहुंचते हैं ऑफिस तक, और उस पूरे रास्ते में आज एक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है कि इसमें आप घर से निकल रहे हैं, बढ़िया आपको जो है रास्ते से जो है आपको ट्रैफिक जो है सिग्नल मिल रहे हैं, बढ़िया पार करते हुए आप चले आ रहे हैं, अपने ऑफिस तक पहुंच गए। यही कानून व्यवस्था खत्म हो जाए और यही आप घर से निकले, हर चौराहे से, चाहे चौराहे पे या चौराहे के इधर उधर मर्डर होते हुए चल रहे हो, कोई किसी को मार रहा हो, और उसके बाद जो है आपके आंख के सामने ऑफिस आते आते 10 आदमी मार दिए, आप ऑफिस आके काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में जो है पहले शुरुआत के दौर में ये बन जाएगा कि ये क्या हुआ आज। फिर धीरे धीरे एक समय बीतते बीतते आपकी भी आदत बन जाएगी, फिर एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि यहाँ किसी को कोई भी मार सकता है, कहीं आपका भी झगड़ा हो जाएगा, आप भी किसी को मार दो, मतलब एक ऐसा समाज बन जाएगा जो एक सभ्य समाज कहने लायक नहीं बचेगा। वैसे ही नौकरी के अंदर आप शुरुआत में तो ये हाहाकार दिख रहा है, बाकी अगर इसको रोका ना जाए, अगर इसको जो है ऐसे ही चलने दिया जाए कि हर साल 100 आदमी निकल रहे हैं, 200 आदमी, 400 आदमी नौकरी से बाहर हो रहे हैं, शुरुआत में तो आदमी को डर लगेगा ये क्या हो गया, लेकिन 4-5 साल के बाद उनको आदत में आ जाता है और वो जो है ये मान के बैठ जाता है कि इस साल तो ये 2 आदमी नीचे गए या 2 आदमी ऊपर गए। ये एक मानसिक रूप से हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। बात यही है, क्या हमें इस स्टेज पे जाना है डिपार्टमेंट में काम करते हुए, या हमें उसका विरोध करना है कि ऐसी गलत चीजों को हम जो है अडॉप्ट ना करें। आप जो दिमाग में किसी के बना देंगे वही उसी के साथ वो जिंदगी काटना शुरू कर देगा, ये मानव प्रवृत्ति है। यहां जब ये 22/2 शुरू होता है, 22/2 का एक पूरा आपने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है, हमने उसको भी बताया है कैसे कैसे हम लोगों ने इसको रोका, इसके ऊपर कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। लेकिन 22/2 इतना भयावह है, अगर जिस तरह से चलाया गया था, देखो 22/2 नॉर्मली 22/2 गलत नहीं है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो 22/2 गलत नहीं है, क्योंकि 22/2 या आप FR 56J की बात करते हैं, ये डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए लाई हुई एक कानून है जो बहुत शुरू से चल रहा है। इस अपने FCI के अंदर भी बहुत, जब से FCI है तब से इसके स्टाफ रेगुलेशन में 22/2 जो था वो मौजूद था, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन जब होता है और उसका एग्जीक्यूशन अपने जो है कोई एक एजेंडा पूरा करने के लिए करने लगे मैनेजमेंट, उसमें लोगों को नौकरी से जबरदस्ती निकालना शुरू कर दे, तो वो जो है इसका मतलब एज अ टूल इस्तेमाल हो रहा है, और वो उसको एज अ टूल हमें इस्तेमाल नहीं होने देना। तो इसके लिए जो है हमें फिर इसके अगेंस्ट में खड़े होने पड़ेंगे। अब आप समझिए कि जैसे ही ये फिर मैं ये कहता हूं कि जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई थी, जब आया था, फिर गायब हो गए थे सारे जो है दिग्गज लोग जो ये बात कहते हैं कि हमने ये काम कराया, हमने ये काम कराया। आज मैनेजमेंट इस चीज पे जा चुकी है कि 22/2 के ऊपर वो बात करने को तैयार होती है। 22/2 में कुछ बदलाव अगर हमने जो है मांगे थे, वो बदलाव करने को तैयार हुई थी। इस बार जो उन्होंने जो एक गुंजाइश थी कि हम उनको एग्जामिनेशन की तरफ लेके जाएं, कि हमारे FCI के अंदर जो है वो कि यहाँ के एनवायरनमेंट को देखते हुए जो है वो बनाया जाए, हमने उसको FCI मैनेजमेंट को जो है एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल अडॉप्टेबल नहीं है, ऐसा जो है हमें दिया गया है। और हमसे कहा गया कि दूसरे कोई अगर ऑप्शंस हो तो उसके साथ हमें जो है आगे जाना चाहिए, और मैनेजमेंट ने दरवाजे खुले रखे हुए हैं इस बात के लिए भी कि हम एग्जामिनेशन को और बेहतर तरीके से करते हुए डिपार्टमेंट में और चीजें ठीक करें। तो इस पे हमारी लगातार बात चल रही है। हमारी डिमांड यही है अभी भी, शुरू से अभी भी, कि जो डिपार्टमेंट के अंदर ऑपरेशनल जो लैप्सेस हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर चार्जशीटें जो है लोगों को मिलती हैं, उसको किसी का रिव्यू करते वक्त उसको कंसीडर ना किया जाए। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, और अगर ये हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो 22/2 वैसा ही 22/2 हो जाएगा जैसा 2021 से पहले तक था, और ये दोबारा कभी इस तरह की चीजें नहीं होंगी जो पीछे नॉर्थ जोन के अंदर एक जो लोग अपने आप को जो है आज यूनियन का जो है एक अपने आप को जिम्मेदार यूनियन कह करके रिकॉग्नाइज होने के बावजूद उन लोगों ने इसको रोकने के बजाय इसमें और आग लगा दी, इसको जो है इसको खड़े होकर के तमाशा देखते रहे। ऐसे लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर हम उस चीज में जो है जिस काम में हम लगे हुए हैं, जिसको हम ठीक कराने में अगर कामयाब हो जाते हैं, तो फिर कर्मचारियों को एक बेहतर वातावरण में काम करने का मौका मिलेगा। अब आप बात आते हैं जो आपका रेगुलेशन 19(1) है, जिसके ऊपर सवाल आपसे लोग पूछ रहे हैं।
आपने 22/2 की भयावता जो है वो देख ली, सबने देखी। 19/1 को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि 19/1 एक न्यूक्लियर बम है जो एफसीआई मैनेजमेंट के पास रखा हुआ था, जिसका इस्तेमाल अगर वो करता तो फिर ये 22/2 में तो एक शर्त है कि आपको 50 साल कंप्लीट करने हैं या 55 साल के पूरे होने हैं या 30 साल की आपकी सर्विसेज पूरी होनी है। 19/1 में तो आपके ऊपर कोई कंडीशन लगनी ही नहीं है। मैनेजमेंट जब चाहे आपको 3 महीने का प्रायर नोटिस दे करके या 3 महीने का सैलरी दे करके आपको नौकरी से निकाल सकता है। ये 19/1 प्रावधान करता है, और इसी प्रावधान के रहने की वजह से आपने कईयों बार सुना होगा, कईयों अधिकारियों ने ये बात कही है एम्प्लॉइज से, जो कि मैंने अपने कान से खुद सुनी है, कि उन्होंने ये बात कही है कि मैं तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकाल सकता हूं। ये खड़े खड़े नौकरी से निकालना जो है वो यही रेगुलेशन 19(1) है। और मैं फिर आप बताता हूं इस मामले को हमने उठाया क्यों। क्योंकि जब मई 2023 में जब ईडीपी जो पुराने हमारे थे वो जब 22/2 को लेकर के जब एक आक्रामक रूप में जो है सामने आए थे, लोगों में एक भय का जो वातावरण फैलने लगा था, तो फिर एक मैसेज और शुरू हुआ था कि मैनेजमेंट इस बात पर भी जो है तैयारी कर रही है कि 19/1 का इस्तेमाल करके वो उन लोगों को भी चिन्हित करके नौकरी से निकाले जो लोग उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से 22/2 उन पर लागू होता है। इस चीज को देखते हुए कि कहीं मैनेजमेंट इसको इस्तेमाल अगर कर लेती, और ये बात सही भी थी, ये बात सही भी थी कि अगर मैनेजमेंट इस्तेमाल कर लेता तो कोई भी नया नौकरी में आने वाला 3 साल 4 साल नौकरी किए हुए वो भी बेचारा उसमें संशय में है कि वो नौकरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। कोई 20 साल की नौकरी हो चुकी है, उस संशय में है कि नौकरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जरा सी मैनेजमेंट उससे नाराज हो जाती है, उसको जो है वो नौकरी से निकालने की बात करके नौकरी से निकाल देता है, उसको कोई कारण भी नहीं बताना है। तो उसको रोकने के लिए मई 2023 में हमने मैनेजमेंट के सामने वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करने की बात की है। यह अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसको तत्काल डिलीट करना चाहिए, क्योंकि 2006 में ऑलरेडी हाई कोर्ट दिल्ली ने जो है इसके ऊपर अपना जजमेंट पास किया था और मैनेजमेंट ने आज तक इसको बना के रखा हुआ है। और ये अगर खतरनाक रूप में जो है इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इसको तुरंत तत्काल जो है यहां से हटा देना चाहिए, वरना जो है बीकेएन के संघ इस पर विधिक कार्रवाई शुरू करवा देगी। जब इस मैटर के ऊपर जब हमने लेटर दिया, मैं दिल्ली में था, मैं नाम नहीं लूंगा, जो व्यक्ति इसको सुन रहा है उसको पता खुद जो है मेरी बात से अंदाजा लग जाएगा कि किसने मुझसे ये बात कही थी। यूनियन रूम में आकर के उसने मुझसे कहा, उसके अपने शब्द थे कि ये आपने जो लेटर दिया 19/1 के ऊपर, आपने तो मैनेजमेंट को सोती हुई मैनेजमेंट जगा दिया है। अब वो जो है अब वो इसका इस्तेमाल करके उन लोगों को भी निकालेगी जो लोग जो है इस कंडीशन में नहीं आ रहे थे 22/2 वाले। तो मैंने उनसे कहा था कि आप कम से कम इस चीज को देखो कि मैंने किस चीज को आधार बना करके उसको डिलीट कराने की बात कही है, और मैनेजमेंट अगर ऐसा करेगी तो मैनेजमेंट अपने आप को फिर कोर्ट में खड़ा पाएगी, और वहां पर हम उसको किसी भी स्तर पर जो है किसी भी तरह से वो वहां से जीत करके बाहर नहीं आ सकते। इसके लिए हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए। उन्होंने उसको साफ बोला। वो बंदा जो है उसके बाद उस बंदे ने, क्योंकि वो लड़ाई शुरू हो चुकी थी, मैनेजमेंट से मेरी उसके बाद बात होती है, मैनेजमेंट मुझसे ये कहता है कि हाँ वो चीज जो है डिलीट नहीं हो पाया था और जो है हम उसको डिलीट करेंगे और इसके ऊपर हम प्रोसेस शुरू कर दे रहे हैं। जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है कि ये प्रोसेस शुरू हो गया इसको डिलीट करने का, वो व्यक्ति ऑल इंडिया लेवल पर एक एजिटेशन जब प्रोग्राम बना देता है तो वो भी उसमें 19/1 को डिलीट करने की बात कहता है। तो उससे कहा जाता है कि ऑलरेडी ये मैटर जो है कंसिडरेशन में है और इसको जो है इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। उसको कहा जाता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बीकेएन के संघ के लेटर के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, उसको ये बताया गया मीटिंग के अंदर। उसके बाद आप 8 अप्रैल की जो मीटिंग होती है उसके बाद जो आपके सामने है, उन्होंने मीटिंग में साफ हमसे कहा था कि हाँ ये डिलीट होगा, ये इसका इस्तेमाल नहीं होगा, डिलीट होगा। और इसके ऊपर जो है क्योंकि स्टाफ रेगुलेशन को के बदलाव के लिए जो कमेटी बनी थी, वो कमेटी को ये रिप्रेजेंट कर दिया गया था, हमारा जो अपना जो है जो डिमांड लेटर था, और उसने एक्सेप्ट कर लिया है इस कमेटी ने, इसको डिलीट करने का जो हमारा प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और जैसे ही हम, क्योंकि फाइनली अभी सीएमडी साहब के सामने वो पीपीटी जाना है, उनसे अप्रूवल मिलने के बाद इसको जब जो है अमेंडमेंट जो जितने भी रेगुलेशन को जो है दोबारा से अमेंडमेंट करते हुए जब लाया जा रहा होगा, तो आप उसमें 19/1 को डिलीटेड पाओगे, वो डिलीट हो चुका होगा। और ये डिलीट हो जाने का मतलब ये हो गया कि कर्मचारियों के ऊपर जो संकट के बादल थे
वो संकट के बादल बीकेएन के संघ ने अपनी चतुराई से हटाने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो ये चीजें हैं जिसको एम्प्लॉइज को समझना होगा कि एम्प्लॉइज किस बात के ऊपर अपनी यूनियन के प्रति विश्वास रखे, किस बात के ऊपर अगर कोई व्यक्ति उसके दिमाग में कोई बात डालने की कोशिश कर रहा है तो उसको प्रॉपर जवाब दे, क्योंकि ये नैरेटिव जो सेट किया जाता है, देखिए होता क्या है, आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ जो आदमी है, जो एम्प्लॉय है, वो डायरेक्टली यूनियन लीडर से बात नहीं कर पाता है, उस तक जो है लीडरशिप जो नीचे की लोकल लीडरशिप है वो मैसेज नहीं पहुंचा पाती है। तो क्या होता है कि उस तक जो इधर उधर की जो खबरें हैं, जो इधर से उधर से जो उल्टी सीधी खबरें जो है बताने की कोशिश की जाती है, वहां पर वो आखिरी पंक्ति का आदमी उन पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि वो खबर पहले उन तक पहुंच जाती है। और निगेटिव जो खबरें होती हैं वो बहुत तेजी से फैलती हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अभी मुझे किसी ने जो है आकर ये बताया था कि 2023 के बैच में किसी ने जो है ये डाला, किसी यही का एक लीडर है, वो जो है ड्रामेबाज लीडर मैं उनको कहता हूं, उन लोगों ने ये चीज दिमाग में डालने की कोशिश की कि ये वेज रिवीजन जो कराया गया, ये वेज रिवीजन बीकेएन के संघ ने इतना खराब करा दिया कि अगर हम कंपेयर कराते हैं सीडब्ल्यूसी से तो सीडब्ल्यूसी हमसे बेहतर है। अब जो जो नया बच्चा है वो क्या करेगा, वो क्योंकि अब उसको लगेगा हाँ यार ऐसा हो गया होगा, क्योंकि सीडब्ल्यूसी क्या अच्छा हो गया होगा, सीडब्ल्यूसी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सीडब्ल्यूसी को एक इंक्रीमेंट एडिशनल मिला उसके कंपनी बनने के, जो जब वो जो है कंपनी एक्ट में जाने के बाद उसका जो अपना नवरत्ना का जो है उसको जो है उसका जो है सिंबल मिला, उसके बाद एक इंक्रीमेंट मिलता है उनको, जो है कोविड का एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो इससे अंदाजा लोग लगा लेते हैं कि इसका मतलब कि उनका वेज रिवीजन अच्छा हो गया होगा, हमारा वेज रिवीजन अच्छा नहीं हुआ है। अब यहीं पर बात आती है कि उस ग्रुप में जो मुझे जिसने बताया, उस ग्रुप में उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। और मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई निगेटिव किसी के पास सवाल आते हैं तो वो उससे आकर के डायरेक्टली बात कर ले, या फिर मैं उनसे कहता हूं जो ये नए बच्चों में या फिर एम्प्लॉयज के बीच में जो खबरें निगेटिव खबरें फैलाने की कोशिश करते हैं, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो उनको ज्ञान नहीं है इस वजह से वो चीज फैला देते हैं, या फिर उनका कोई एजेंडा है। अगर कोई एजेंडा है तो फिर मुझसे दूर रहें, क्योंकि वो मेरे पास नहीं आएंगे, मुझे पता है। लेकिन अगर उनके पास ज्ञान नहीं है तो वो आकर मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और सही खबरों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अगर वो इस बात को मानते हैं कि सही खबरें ही पहुंचनी चाहिए। यहां पर सीडब्ल्यूसी का जो वेज रिवीजन था उसको एफसीआई के वेज रिवीजन के साथ कंपेयर कराइए, आप देखेंगे कि जो बेसिक है उसमें भी हमारा एम्प्लॉय ऊपर बैठा हुआ है, जो वहां पर फैसिलिटीज हैं उनसे भी हमारा एम्प्लॉयज ऊपर बैठे हुए हैं। आप वहां के मेडिकल फैसिलिटी देखिए, उनके यहाँ फिक्स अमाउंट उनको मिल रहा है, हमारे यहाँ रिइंबर्समेंट बेसिस पर कैटेगरी 1 और 2 के एट पार हमें मिल रहा है। आप उनका फेस्टिवल एडवांस देखिए, वो 15,000 पा रहे हैं, हम 20,000 पा रहे हैं। आप उनके यहाँ देखिए, उनको ब्रीफ केस नहीं मिल रहा, हमें ब्रीफ केस मिल रहा है। आप उनको देखेंगे, आप अब उनको होटल नहीं मिलता, हमें होटल मिलेगा। आप उनको देखेंगे, बहुत सारी सुविधाएं जो उनके पास नहीं होंगी हमारे पास होंगी। ये इसके बावजूद भी कि वो फंड उनके पास है, वो एक प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट है और हम सब्सिडी बेस्ड डिपार्टमेंट हैं, उसके बावजूद भी हम उनसे बेहतर कंडीशन में हैं। और आपको मैं एक फैक्ट और बताऊं, जिस टाइम पर हमारे वेज रिवीजन हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे, उस टाइम पर एससीडब्ल्यूसी का वेज रिवीजन हुआ ही नहीं था, और उसके बाद उनका नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ और उनकी लीडरशिप की तरफ से हमारे यहाँ की लीडरशिप को जो है ऑफर आया था कि उनके यहाँ का नेगोशिएशन करा दिया जाए। आप ये समझिए कि उनकी लीडरशिप को हमारी लीडरशिप में पोटेंशियल दिख रहा था। तो इसका मतलब है कि यहां पर एम्प्लॉयज को पहले फैक्ट्स के साथ देखना पड़ेगा। ये भी फैक्ट देखना पड़ेगा कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है, बना दिया जाता है कि हम ही से बना हुआ डिपार्टमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज को इतना दे रहा है और हम लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। ये हम ही से बना हुआ क्या मतलब है? आप भी एक गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है, वो भी गवर्नमेंट की एक जो है कंपनी है, वो कंपनी एक्ट में है। कल को वो फायदा नहीं दे रहा होगा तो उसके एम्प्लॉयज को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आप नुकसान में भी रहेंगे तब भी आप सेफ हैं, उससे बेहतर कंडीशन में हैं। दोनों के स्ट्रक्चर अलग हैं, दोनों के सरकार के साथ एमओयू अलग होते हैं। तो आप उसको मुझसे निकल के गया, ये चीज कैसे संभव है? आपका सीडब्ल्यूसी जो है वो पता नहीं कितनी जगह पर बिजनेस करता है, वो रेलवे के साथ बिजनेस कर रहा है, वो जो प्राइवेट बिजनेस करता है, वो अपने यहाँ गोडाउंस को भी जो उसके यहाँ गोडाउंस जो लोग लेते हैं उनको भी दे रहा है, पेस्ट फ्री करने के लिए रेलवे को जो है वो जो अपनी जो है सुविधाएं दे रहा है। आप तो उसको, आपको तो एक गोडाउन लेना है, अब वो आज सीडब्ल्यूसी के पास है तो आप उसको दे रहे हो, आपके पास एसडब्ल्यूसी भी है आप उसको भी दे रहे हो। अब एसडब्ल्यूसी से भी कंपेयर कराओ, फिर अगर सीडब्ल्यूसी से ही कंपेयर कराना है तो आप एसडब्ल्यूसी से क्यों नहीं कंपेयर कराते? उनके एम्प्लॉयज की क्या कंडीशन है? ये चीज आप जो भी आपके साथ बिजनेस करने आया है आप उसके साथ कंपेयर नहीं करा सकते।
कंपैरिजन हमेशा एक जैसे डिपार्टमेंट के बीच में होगा। आपका जो भी सब्सिडी बेस्ड डिपार्टमेंट हो दूसरा, आप उससे कंपेयर कराइए। अगर आप उससे खराब स्थिति में हो तो आप सवाल उठा सकते हैं, वरना इस तरह की जो है लोगों के मन में, इस तरह के जो नए बच्चे आए उनको बेचारों को समझाना है कि डिपार्टमेंट क्या है, ये डिपार्टमेंट क्या करता है और उसको कैसे सुरक्षित रखना है, ना कि उनको अपने ही डिपार्टमेंट के अगेंस्ट खड़ा करना है। तो ऐसी चीजों से जो है लोगों को बचना चाहिए। और ये जो रेगुलेशन 19(1) है और रेगुलेशन जो है 22(2) है, ये डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के लिए समझ लीजिए एक तरह से मतलब एक सजा थी, जो अगर सजा के एक अगर आज की डेट में देखें तो सजा थी, वरना ये पहले जब देखा जाता था तो इसको कोई जानता भी नहीं था 22(2) क्या है। ठीक है, 19(1) को कोई जो है जान नहीं रहा था, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल जैसे 22 का इस्तेमाल किया मैनेजमेंट ने, अगर वो 19(1) को भी इस्तेमाल करता तो फिर ये अपने आप में न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक चीज थी, जो अब दोबारा मैनेजमेंट इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। एम्प्लॉयज इन सब चीजों से जो है सुरक्षित हैं, और हमारी पूरी कोशिश यही है कि रेगुलेशन 22 के ऊपर भी एक ऐसी गाइडलाइन हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आए जिसकी वजह से जिसके एक उसके हो जाने की वजह से जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के, भय के माहौल के, वो अच्छे से काम करने में अपने आप को सक्षम पाए। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि जो एजेंडा पॉइंट्स थे हमारे, जिनके मिनट्स जो आए थे, उनसे संबंधित विभिन्न जो मुद्दे थे उनको विस्तार पूर्वक हमने जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे हमारे जीएस साहब से समझा। आप सभी ने भी जो है उसको देखा। तो साथियों, इसमें कुछ बिंदु रह रहे हैं जिसको हम अगली वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि सतर्क रहे, सावधान रहे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि आप सभी ये देखेंगे कि कुछ यूनियन, कुछ क्या एकाध यूनियन है, वो आती हैं, कभी कहते हैं जो है जो हमारी ये जो मांगे हैं जिन पे जो है ऑलरेडी काम चल रहा है, कभी 27 सूत्री कार्यक्रम लेके आएंगे, कभी कुछ कह देंगे कि नहीं आओ हम धरने पे बैठ गए, लठ गाड़ दिए हैं, आओ आप भी गाड़ो। हाँ, अब समस्या ये है कि हमें पता है इनकी लठ मजबूत है नहीं, क्योंकि ये लीगल है ही नहीं, वो भविष्य में टूट जानी है, और ये साबित भी होती है जब जो है 10 दिन बाद वो टूट जाती है वो लठ। अब इनके जो अनुयायी हैं, अंध अनुयायी हैं, वो सोशल मीडिया पे आकर के कर्मचारी भाइयों को गरियाते फिरते हैं कि बीकेएम के तो साथ नहीं दे रही, नहीं तो हम 4 सितारे तोड़ देते। तो ऐसी दशा में इन सब प्रपंचों में हम नहीं पढ़ेंगे, ना आप लोगों को पढ़ना है। कर्मचारी हित में सजग तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से, जो सुसंगत होगी जो है नियम कानूनों के तहत, व्हाट इफ क्या होता अगर जो चीज, जो धरना प्रदर्शन, जो एजिटेशन कोर्ट में नहीं टिक पाई है, उसकी वजह से जो एक यूनियन का नेता है वो कह रहा है कि मैंने इतने डेमरेज करवा दिए, अगर वो जो है फाइनेंशियल सूट करके जो है डाल दे ये मैनेजमेंट, ये कर्मचारी कहां से भरेंगे? आपने देखा भी होगा, ये सीएम जो है लगे हुए हैं, सीएम निर्गत हुए हैं कर्मचारियों का अगेंस्ट। तो ये एक जिम्मेदार नेतृत्व की जो है जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कर्मचारियों को उसी आग में झोंके जहां से सुरक्षित तरीके से कर्मचारी निकल सके। ऐसे नहीं कि आंख मूंद के जो है आप, अच्छा एक चीज तो मानेंगे, हवा में तो बात नहीं कह रहा हूं ना, कोर्ट में तो जो इनका कोई पहुंचा भी नहीं कि नहीं हम लीगल हैं कि इनलीगल हैं। तो ये भेड़ चाल क्यों चलवा रहे हो? क्यों मतलब एक दिखावे के लिए ट्रेड यूनियन क्यों चलवा रहे हो? भाई हम कर रहे हैं, साथ दे लेना, जब आह्वान करेंगे आप आ जाइएगा, क्या दिक्कत है इसमें? तो साथियों, आप सभी से विदा लेते हैं। प्लीज शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विभिन्न माध्यमों से सराहते हैं, और हमारी भी उम्मीद है कि जो लोग ये कहते हैं कुछ अनुयायी, फिर मैं कहूंगा कि न्यूज चैनल, बिल्कुल सच सबका, सच जानने का सबका अधिकार है, और वो अधिकार हम सब दिलाएंगे, और उसी का एक ये प्रयास है जिसमें मैं धन्यवाद करूंगा हमारे आदरणीय जीएस महोदय का, कि सारी चीजों का पहले तो काम किया जाता है, काम करने के बाद फिर उसको जो है बताया भी जाता है नहीं आपके मुद्दों पे हो क्या रहा है, जिस विषय में हमेशा मुझे समर्थन हमारे जीएस महोदय का मिलता रहा है। और यही वजह है कि आपके समक्ष हम लोग जिस दिन अवकाश रहता है उस दिन जो है ये फुर्सत मिलती है कि ये सब जो है आप तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद साथियों।